हेलो गाइज, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। द सिविल पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक नई सीरीज के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है दोस्तों, ये जो नई सीरीज मैंने स्टार्ट करी हुई है ये उन दोस्तों के लिए है जो कि अलग अलग स्टेट्स में आने वाली जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। उन दोस्तों के लिए मैं बहुत ही कम समय में एक अच्छा कंटेंट उन्हें प्रोवाइड करने वाला हूं इस सीरीज के अंदर। सबसे पहले अपन जितने भी जेई के सिलेबस में सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को माइंड मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। तत्पश्चात जो उस सब्जेक्ट से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जेई के अंदर और अलग अलग स्टेट जेई के अंदर, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेशली फॉर एसएससी जेई में 2004 से लेकर 2018 तक आए हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इसमें भी चैप्टर वाइज होगा, जैसे कि मैंने अभी ब्रिक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, तो इसका आज मैं आपको माइंड मैप समझाऊंगा। इसके बाद पहले इसके प्रीवियस ईयर करेंगे जितने इस ब्रिक चैप्टर से प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो इस तरह से क्रम बाई क्रम करके अपन सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका बिल्डिंग मटेरियल का। ओके, और इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट करने के बाद ही मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। पर डे आपके 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। पहला होगा कॉन्सेप्ट पर यानी कि माइंड मैप पर, और दूसरा लेक्चर होगा आपको उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर पर। ओके, तो दोनों इस तरह करके हम लोग इसको डिस्कस करके चलने वाले हैं। इससे आपकी तैयारी एक बहुत ही शानदार तरीके से हो पाएगी और एक कमाल का कॉन्फिडेंस आपको मिल पाएगा सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। आपसे बस मुझे ये चाहिए कि आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे निश्चित ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगा, लंबे समय तक आपके साथ टिक पाऊंगा, इस सीरीज़ को बरकरार रख पाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर बिल्डिंग मटेरियल विथ माइंड मैप ऑफ ब्रिक। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है अपना माइंड मैप यानी कि ब्रिक का। ठीक है, तो ब्रिक के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं। ब्रिक्स आप लोग जानते हो एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि काफ़ी लार्ज स्केल में सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग अपनी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं ब्रिक से। जैसे आपकी मैं अगर बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो आप वॉल बनाने में या उसकी फुटिंग बनाने में, इस तरह करके सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी जाती है। ओके, तो ब्रिक के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में, वो है इसकी साइजेस। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड साइज की बात करें, 3-4 साइजेज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो इसकी स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 19x9x9 सेंटीमीटर की है। ये तो आपको पता ही होगा, वरना इसे याद कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है इसकी नॉर्मल साइज, जो नॉर्मल साइज होती है 20x10x10 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती है वो है आपकी कन्वेंशनल साइज या कि ट्रेडिशनल साइज। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है और इनकी दोनों वैल्यू जो आपको याद रखनी है अलग अलग यूनिट के साथ। पहली चीज़ तो सेंटीमीटर में और दूसरी चीज़ इंच के अंदर। ठीक है, तो देखो सेंटीमीटर के अंदर क्या होती है इसकी 23 सेंटीमीटर बाई 11.4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। ओके, ये किसकी साइज हो गई आपकी, ये आपकी ट्रेडिशनल साइज है इन किसमें सेंटीमीटर के अंदर। ओके, इसके बाद आती है बात इंच में। ठीक है, दोनों यूनिट में आपको याद रखना है। इंच के अंदर कितनी होती है 9 × 4.5 इंटू का 3 इंच। ठीक है, आपने ब्रिक देखा, ब्रिक कुछ ऐसे साइज का होता है। ठीक है, ओके, तो इसकी जो लेंथ होती है आपकी कितनी होती है 9 सेंटीमीटर, और जो इसकी वाली विड्थ होती है इसकी 4.5 इंच, सॉरी इंच पे है 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, इस तरह से इसकी डायमेंशन है। और अगर अपन विथ मोटार देखते हैं, मोटार को ऐड कर देते हैं, मतलब एक ब्रिक है इसको चारों तरफ आपने मोटार लगा दिया। ठीक है, मोटार मतलब मसाला लगा लिया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में इसकी साइज़ कितनी होगी, तो इस केस में इसकी साइज़ होती है 250 mm यानी कि 25 सेंटीमीटर। mm पे अपन कन्वर्ट करें 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ये 5 साइजेस आपको याद रखनी है, किसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। अभी अपन प्रीवियस ईयर में इसको देखेंगे भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने एक चीज़ और देखी होगी, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग या इसको इंडेंट मार्क भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि भाई जो ब्रिक होती है, ब्रिक कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ब्रिक आपकी कुछ ऐसी होती है और इसके ऊपर आपका एक साइन बना होता है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे गड्ढा टाइप का होता है, इसको बोलते हैं अपन फ्रॉग या इंडेंट मार्क बोलते हैं। इसकी साइज़ पूछा है पेपर में, इसकी साइज़ कितनी होती है, तो इसकी साइज़ होती है आपकी 10 × 4 × 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और जो इसकी गहराई होती है कुछ मतलब कुछ गहराई तक खुदा हुआ टाइप का रहता है, ये होता है 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये होता है इंडेंट मार्क। अब इसका मोटिव क्या है, क्यों बनाया जाता है ये, तो कीप टू होल्ड मोर्टार। पहली चीज़ तो जब भी आपको ब्रिक को आप एक दूसरे ब्रिक के ऊपर रखते हैं तो इसके अंदर ये जो यहाँ पे मतलब गड्ढा टाइप का होता है ये इंडेंट मार्क, इसके अंदर मसाला फिल कर देते हैं जिससे की जॉइंट का काम करता है। तो पहली चीज़ तो हो गया कीप टू होल्ड अ मोर्टार। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि इसी के अंदर मैन्युफैक्चरर के नाम भी लिखे रहते हैं, ये कंपनी वो कंपनी करके लिखे रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है राहुल। ठीक है, और मैं कल को ब्रिक की इंडस्ट्री खोलता हूँ तो मैं इसके अंदर अपना नाम लिखवा दूंगा राहुल ब्रिक्स।
ठीक है। तो इस तरह करके भी लिखा रहता है, तो ये इसका यूज हो गया, ठीक है, फ्रॉक का। अब बात आती है कि ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन वो 3 प्रकार से किया गया है, ठीक है। बेसिकली 4 प्रकार, क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक। अब इनकी होती क्या क्या है, क्या क्या इनके विशेषताएं हैं। तो पहले देखो, जो आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक है इसकी क्या क्या विशेषताएं समझते हैं। पहले जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी वो टेबल मोल्डेड होगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझ लो, टेबल मोल्डेड होगी और बर्न्ड इन किल्न होगी। अब टेबल मोल्डेड क्या है, मतलब जो इसकी मोल्डिंग करी गई हो वो टेबल के ऊपर रख के करी गई होगी, और जिसको जलाया गया होगा वो किल्न में जलाया गया होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी, पकाया गया किल्न के अंदर। दूसरी चीज़ क्या होती है, थ्रोली बर्न्ड, पूरी तरह से जली हुई होगी, और रेड चेरी कांपर कलर होगा। रेड चेरी मतलब होता है कि लाल कांपर की तरह, जैसे कांपर को जला दो तो लाल कलर आ जाता है ना, उस तरह करके इसका कलर होगा जो अगर एक फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरी चीज़ क्या है, इसका जो सरफेस होगा वो पूरी तरह रेक्टेंगुलर होगा, पैरेलल होगा और शार्प एजेस होंगे। कहीं पे भी इसमें टिल्ट्स नहीं होगी, कहीं पे मुड़ा नहीं होगा, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर इसके एजेस होंगे, एकदम शार्प एजेस, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्री फ्रॉम फ्लोज, फ्री फ्रॉम फ्लोज मतलब गुठलियों वगैरह पत्तियों वगैरह से फ्री होगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की गुठलियाँ पत्तियाँ नहीं होंगी। इसके बाद मेटेलिक साउंड, रिंगिंग साउंड केम, ओके। जब भी वेन स्ट्रक 2 ब्रिक्स, जब भी अपन 2 ब्रिक को स्ट्रक करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो एक मेटेलिक साउंड आएगी। मेटेलिक मतलब मेटल जिस तरह से टकराने पर आती है, जैसे घंटी बजती टन टन, वैसे भी इसमें भी साउंड आएगी, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%। अगर आप पानी को 24 घंटे में पानी में डुबा कर रखेंगे 24 घंटे तक, तो 20% से ज़्यादा का पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी जो डायरेक्ट पेपर में पूछी गई, एक तो 20% वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरा मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये दो कुछ चीज़ें अभी तक पेपर में पूछी गई हैं। आगे चलते हैं अपन, सेकंड क्लास ब्रिक के अंदर भी सेम कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ अलग क्या होती है, जैसे स्मॉल डिस्टॉर्शन अलाउ होता है, थोड़ी बहुत ब्रिक की जो शार्प एजेस हैं इधर उधर डिस्टॉर्ट होंगी तो चलेंगे, उनको अपन रखेंगे किसके अंदर, सेकंड क्लास ब्रिक के अंदर, क्लियर है। इसके बाद बात आती है वाटर एब्जॉर्प्शन की। वहाँ पास 20% था, यहाँ पास 22% तक अलाउ कर देते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन टोटल 22% तक हो सकता है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वहाँ पास 10.5 थी, यहाँ पास अपन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है। 7.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है। ऐसे ब्रिक को अपन सेकंड क्लास ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। मैं ऐसे कंपेरिजन पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर करके वैल्यूज याद रख सकें, ठीक है। बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की। थर्ड क्लास ब्रिक के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस डल साउंड। जब भी आप 2 ब्रिक को टकराओगे तो इसके अंदर डल साउंड आ सकती है। ऐसे ब्रिक को अपन कहाँ रखेंगे, थर्ड क्लास ब्रिक के अंदर। वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पास 25% हो गया। क्वेश्चन तीनों में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाटर एब्जॉर्प्शन 20%, 22% और 25%, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। बात करते हैं अपन झामा ब्रिक की, या फोर्थ क्लास ब्रिक जिनको बोलते हैं, इनको झामा ब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। झामा ब्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकी हुई ब्रिक होती हैं। ये ब्रिक मतलब जब बहुत ही ज़्यादा जल जाती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कारण बहुत ही ज़्यादा पक जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। इन ब्रिक को क्या बोलते हैं अपन, झामा ब्रिक बोलते हैं। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, 40 MPa, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, लेस देन 5%। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इनके अंदर वो 5% से कम होता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन इनके अंदर 5%। इनका जो बेसिकली यूज होता है वो फुटिंग वर्क के लिए किया जाता है, ठीक है। फुटिंग वर्क के लिए बैलास्ट के काम आते हैं, ठीक है, बैलास्ट की जगह को यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। इन ब्रिक्स का ये यूज होता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास ये बनता है कि जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक है, ब्रिक की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उससे कम अगर है तो फिर उसको ब्रिक को कंसीडर ही नहीं किया जाता किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो उसकी वैल्यू होती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर किसी ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है तो उसको अपन किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे, फिर वो आपका कचरा है, ठीक है, उसको फेंक दो, फिर कोई मतलब का नहीं। आगे चलते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। आगे देखो इसके अंदर क्या है अपन, इनग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक, ठीक है। एक अच्छी ब्रिक के अंदर कौन कौन से इनग्रेडिएंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से वो ब्रिक बनी होनी चाहिए और उनकी क्या क्या परसेंटेज होते हैं। इसको मैंने एक शानदार से ट्रिक का नाम दिया हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं, सालमी, ठीक है, SALMI, सालमी, ठीक है। तो सालमी याद रखना है। S से आपका हो गया सिलिका, ठीक है, S से आपका सिलिका, A से एलुमिना, L से लाइम, M से मैग्नीशिया और I से आयरन। अब इनके आपको इसी क्रम में परसेंटेज याद रखनी है। सबसे पहले इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिलिका होता है तो सिलिका के 50 से 60%, ठीक है। फिर आता है आपका एलुमिना, तो एलुमिना का 20 से 30%। फिर आता है आपका लाइम, तो लाइम होता है आपका लेस देन 10%, ठीक है, लेस देन 10%। इसके बाद मैग्नीशियम और आयरन भी होते हैं, इनके परसेंटेज यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ अमाउंट्स में होते हैं, ठीक है, ये नॉट इंपॉर्टेंट। तो अब क्या है, सिलिका की बात करें तो 50 से 60% तक पाया जाता है, ठीक है। सिलिका 50 से 60% तक पाया जाता है। काम क्या होता है इसका, साइज शेप को मेंटेन करता है। पहली चीज़ तो ये समझ लो, सिलिका काम साइज शेप को मेंटेन करना, श्रिंकेज से बचाना, ब्रिक आपकी सूखने के बाद श्रिंक नहीं होगी, ये कौन बचाएगा, तो आपका सिलिका बचाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड आयरन, इट प्रोड्यूस्ड लो टेम्परेचर।
लाइम के और आयरन की प्रेजेंस में ये लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करता है, प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड, अगर ये नहीं होता तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होते, किसके कारण, लाइम के कारण और आयरन के कारण। तो इस सिलिका के कारण जो टेम्परेचर इसको कम कर देता है। ठीक है भाई, आगे ना बात समझ में। एक्सेस सिलिका कॉजेज लूजनेस इन कोहेजन, अगर आप सिलिका की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक्सेस सिलिका, अगर आप सिलिका की मात्रा बढ़ा देते हैं तो लूजनेस आ जाती है कोहेजन के अंदर। आप लोग जानते हैं सिलिका क्या है, बेसिकली एक प्रकार की रेत होती है। अब रेत के अंदर कोहेजन तो नहीं होता, सैंड बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर कोहेजन नहीं होता ना, कोहेजन लेस बोलते हैं। तो अगर आप सिलिका बढ़ा दोगे, मतलब सैंड को बढ़ा दोगे, तो कोहेजनेस क्या हो जाएगी, लूजनेस आ जाएगी कोहेजन के अंदर, कोहेजन खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा भाई, उसका एक सेफ साइज फिक्स नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें बंधी होती हैं आपस में एक सेफ होता है, उनके अंदर कोहेजन पाया जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, लूजनेस आ जाती है कोहेजन के में, और जो आपकी ब्रिक है वो कमजोर हो जाती है। बस ये रीजन है इसका। आगे चलते हैं, एल्यूमिना की बात करते हैं। एल्यूमिना कितना 20 लेकर के 30% तक पाया जाता है। क्या करता है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी को प्रोड्यूस कर इम्पार्ट करता है, मतलब प्लास्टिसिटी इसी के कारण आती है। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी वह क्वालिटी होती है किसी मटेरियल के अंदर जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी शेप के अंदर ढाल सकते हैं। ठीक है, उसको वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी प्लास्टिसिटी। जैसे आप अब इस ढालने का मतलब ये कि जिस शेप में अपन उसको रख देते हैं वो उसी शेप में रह जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन प्लास्टिसिटी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। इफ़ एल्यूमिना इज एक्सेस, अगर अपन एल्यूमिना की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, क्रैकिंग विल डेवलप एट ड्राइंग। अगर अपन एल्यूमिना को बढ़ा देते हैं, ठीक है, एल्यूमिना को बढ़ा देते हैं, एक्सेस कर देते हैं, तो क्या होगी, क्रैक्स डेवलप आ जाएंगे ब्रिक के अंदर। कब आएंगे, जब ब्रिक सूखेगी। ठीक है, ब्रिक को अपन क्या करते हैं, पहले अभी प्रोसेस समझेंगे। ब्रिक को अपन सुखाते हैं जब भी ड्राइंग की प्रोसेस करते हैं, तो उस केस में अगर आपने एल्यूमिना को बढ़ा दिया है 20 से 30% से ज़्यादा कर दिया है, तो आपको क्या वहाँ पास क्या आ जाएगी, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे ब्रिक के अंदर। बात आती है कि इसके अंदर लाइम की बात करते हैं। लाइम लेस देन 10% होता है। ठीक है, लेस देन 10%। इट एक्ट फ्लक्स ऑफ सिलिका। ठीक है, फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लक्स मतलब होता है चुंबक। ठीक है, मतलब बांधने का काम करता है ना, एक्ट ऑफ फ्लक्स ऑफ सिलिका। जैसे एक सिलिका ये हो गया, एक सिलिका की ये हो गया, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, आपका करता है लाइम। ठीक है, मतलब दोनों को आपस में बांधने का काम करता है कौन, लाइम। ठीक है, फ्लक्स के रूप में काम करता है। प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक को श्रिंकेज होने से बचाता है। पहले ये भी समझ लो कि भाई सूखने के बाद ब्रिक आपकी, जैसे आपने बनाया 19/9/9 का, तो सूखने के बाद आपका 18/8/8 का हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्यों, कौन बचाता है इसको, लाइम बचा लेता है। ठीक है, लाइम के कारण ये नहीं होता। लाइम की बात करें, अगर आपने लाइम ज़्यादा दे दिया, ठीक है, लाइम आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, लाइम आपने उसमें ज़्यादा डाल दिया, तो फॉर्मेशन ऑफ लम्स मतलब गुठलियाँ बन जाएंगी, छोटे छोटे ऐसे अंदर लाइम की गुठलियाँ बन जाएंगी, जिनके कारण क्या हो जाएगा। और ठीक है, पहली चीज़ तो लम्स प्रोड्यूस होंगी, लम्स के कारण स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, ब्रिक्स में भी डिस्टॉर्टेड, ज़्यादा लाइम कर दोगे तो ब्रिक की जो साइज वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे मुड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, एट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं मैग्नीशिया की क्या क्वालिटी है। देखो, इम्पार्ट येलो कलर एंड हार्डनेस, पहली चीज़ तो कलर देता है, येलो कलर आता है किसके कारण, मैग्नीशिया कारण। दूसरी चीज़ हार्डनेस। ठीक है, तो येलो कलर जो ब्रिक का आपको दिखाई देता है तो किसके कारण आता है, मैग्नीशिया कारण। और तीसरी चीज़ क्या है, हार्डनेस हो गई। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद क्या करते हैं, प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज से बचाता है ये भी। ओके, इसके बाद दिस इज एक्सेस देन डिके ऑफ ब्रिक, अगर ये ज़्यादा होगा तो ब्रिक आपका डिके हो जाएगा, डिके मतलब टूट जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बातें। आगे आ जाओ, आयरन ऑक्साइड क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ हार्डनेस प्रोवाइड करता है, थोड़ी बहुत कलर में भी योगदान होता है। ठीक है, इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझ लेते हैं। भाई ये क्या होती है, कैसे कैसे करते हैं। तो देखो, इसकी 4 प्रोसेस होती हैं, एकदम आराम से समझो। 4 प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अर्थवर्क, फिर मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग। ठीक है, 4 प्रोसेस होती हैं। ओके, अब क्या क्या है, पहले प्रिपरेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अर्थ मतलब जिस मिट्टी से आपको ब्रिक बनानी है उसकी तैयारी करनी है। उसके अंदर भी 4-5 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपको मिट्टी, तो भाई आप कहीं ना कहीं पृथ्वी से खोदोगे ही ना, ऐसे घर से थोड़ी ना, मतलब ज़मीन से निकालोगे। तो जहाँ पे निकालोगे वहाँ पास की ऊपर की जो एक लेयर होगी, कितनी मोटी तक, 200 mm तक। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, कितने mm तक की लेयर को हटाते हैं, तो 200 mm तक की लेयर को आपको हटा करके फेंक देनी है। क्यों फेंक देनी, क्योंकि ये जो सॉइल होती है वेदर्ड सॉइल होती है, मौसम से जुड़ी हुई होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्या बोल सकते हैं उनको, विभिन्न प्रकार के दूषित तत्व आ जाते हैं। ठीक है, जो कि ब्रिक के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए 200 mm तक की इसको हटा दो आप। इसके बाद क्या करो, फिर आप मिट्टी की डिगिंग करते हैं, किससे लेकर के 0.6 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक गहराई में। ठीक है, यहाँ से आपने सॉइल को निकाल करके बाहर फेंक दिया। ठीक है, बाहर रख लिया। इसके बाद क्या करना, आपको क्लीनिंग करनी है। इसमें जो भी अनवांटेड मटेरियल है, ठीक है, जो भी अनवांटेड मटेरियल है सॉइल के अंदर, उनको हटा दो। और ठीक है, जो भी अनवांटेड मटेरियल उनको रिमूव कर दो। जैसे कि क्या हो सकता है, आपको पत्थर हो गए, पत्तियां हो गई, इन सबको आपको क्या कर देना है, हटा देना है। इसके बाद क्या होता है आपकी वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या होता है कि इसको खुले मौसम में छोड़ दो, एक आध
2-4 महीने के लिए आपको क्या करना है, ओपन टू एटमॉस्फेयर कर देना है। देन इसके बाद ब्लेंडिंग करनी, ब्लेंडिंग मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने, जैसे सिल्का की मात्रा कम है थोड़ा सिल्का ऐड कर दो, ठीक है। मतलब आपकी उधर जमीनी रेतीली नहीं है तो उधर पूरी तरह से मिट्टी वाली है तो उधर सिल्का की मात्रा कम होगी तो आप उसमें थोड़ा सिल्का ऐड कर दो। ऐसे करके जो भी इंग्रेडिएंट कम हो वो ऐड करते जाते हैं। फिर बात आती है टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब होता है गूंथना, ठीक है। मिट्टी को मतलब बेसिकली पानी डाल के उसको पैरों से कचर कचर के मिट्टी तैयार करनी है, ठीक है। और इसमें दो तरह से अपन कर सकते हैं, अपने मतलब अपने सुंदर सुंदर पैरों से भी कर सकते हैं पानी डाल के, और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, आल्सो ये जब पग मिल एक प्रकार का एक मशीन होती है जिसके अंदर आप मिट्टी डालते हो, पानी डालते हो और अब वो आपस में मिट्टी आपको गुंथी हुई मिल जाती है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पगिंग। क्या बोलते हैं भाई, याद रखना, पगिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, पगिंग। चलो आगे चलते हैं। अगला है आपका क्या, मोल्डिंग। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ पास अपन ने क्या कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ अर्थ। अब बात आती है अगली किसकी, मोल्डिंग की। आपने उसको, आपको मिट्टी ये बनी बनाई, ठीक है। पगिंग के प्रोसेस के दौरान आपको मिट्टी मिल गई है। अब उसको क्या करना है, मोल्डेड करना है, एक शेप साइज देना है, ठीक है। एक साइज देना है आपको, एक शेप देना है। तो अपन दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप हैंड से करेंगे या तो आप टेबल से करेंगे, ठीक है। हैंड मोल्डिंग होगी या मशीन मोल्डिंग होगी, ठीक है। मशीन से कर देंगे, मशीन मतलब मशीन के अंदर आप उस मिट्टी को डालेंगे और आपको ईंटें बन के निकल जाएंगी, ईंटें निश्चित शेप में बन के निकल जाएंगी। ऐसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, मशीन मोल्डिंग। लेकिन अगर आप हाथ से करते हो, हाथ से मतलब एक सांचा होता है ऐसा जिसको मोल्ड बोलते हैं, ऐसे होता है। इसके अंदर आप मिट्टी भरोगे, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसे इसके अंदर आप मिट्टी भरोगे, मिट्टी से फिर उस जिस साइज़ में आपको बनाना हो उस साइज़ का आप, उससे थोड़े से बड़े साइज़ का आप इस मोल्ड को बना लेते हैं, ठीक है। इस मोल्ड के बेसिकली लकड़ी का मोल्ड होता है या लोहे का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको भी दो तरह से कर सकते हैं, या तो ग्राउंड मोल्डेड होगी, टेबल मोल्डेड। मतलब जो आप ब्रिक को शेप साइज दे करके जो रख रहे हो पहली बार, या तो आप ग्राउंड पे करोगे या तो आप टेबल पे करोगे। अगर ग्राउंड पे कर रहे हो तो वहाँ की सरफेस इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी जो नीचे वाली सरफेस होगी ब्रिक को इक्वल नहीं आएगी। और अगर टेबल पे करोगे तो टेबल की जो ब्रिक का जो शेप साइज है वो एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद साइज ऑफ मोल्ड स्केप टू 8 to 10% ब्रिक। अच्छा, जो साइज ऑफ मोल्ड हो गया 8 से 10% आपको ज़्यादा रखना है, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग कुछ नहीं होता, आपने ब्रिक को एक शेप साइज दे दिया, अब उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। या तो आप इसको खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको आप 120 डिग्री सेल्सियस पर ओवन ड्राइंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है किसकी, बर्निंग की प्रोसेस। बर्निंग के अंदर भी 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। 2-3 प्रोसेस के अंदर आप इसको बर्न करते हैं। अब बर्न भी आपको 2-3 चीज़ या तो किल्न में कर सकते हो या क्लैंप में कर सकते हो, ठीक है, अभी समझेंगे। पर इसके अंदर भी 2-3 प्रोसेस होती हैं, बेसिकली 3 स्टेज होती है। पहली होती है डिहाइड्रेशन स्टेज, ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक अपन इसका टेम्परेचर रखते हैं। कितने डिग्री, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी उसके वाइट्स में वाटर प्रेजेंट है, आपने क्या किया, अभी ब्रिक को गीला किया ना, पानी डाल के उसको गूंथा है तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो जो भी वाटर प्रेजेंट है इस टेम्परेचर के अंदर वो जो वाइट्स में वाटर प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाते हैं, और कुछ कार्बोनेशियस और सल्फर मैटर है अगर उसके अंदर प्रेजेंट तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। पहली प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। मतलब 400 से 500 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रखना है, और इस टेम्परेचर पर जो उस ब्रिक के अंदर वाइट्स में वाटर प्रेजेंट है वो वाटर और कुछ कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर मैटर वो रिमूव हो जाएंगे पूरी तरह। तो पहली प्रोसेस समझ में आ गई आपको। इस प्रोसेस क्या बोल रहे हैं अपन, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। देन इसके बाद क्या है आपका, ऑक्सीडेशन पीरियड, ठीक है। ऑक्सीडेशन पीरियड के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपन, रखते हैं 600 से 900 तक, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है आपका, कंप्लीट रिमूवल ऑफ कार्बन एंड सल्फर। कार्बन और सल्फर का कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, किससे, किस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर। अगर पहली प्रोसेस में डिहाइड्रेशन में कुछ बच गई तो इस प्रोसेस में पूरी तरह रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। और जो इसके अंदर फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है अगर, ठीक है, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ड्यू टू टेम्परेचर, किसमें, फेरिक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक किसी प्रोसेस के दौरान बोलते हैं विट्रिफिकेशन। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, विट्रिफिकेशन क्या होता है, विट्रिफिकेशन, ठीक है। तो विट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन इतना गर्म कर देते हैं ब्रिक को कि आपको एक ग्लास लाइक सब्सटेंस मिल जाता है। ग्लास मतलब शीशे की तरह। शीशा कैसा होता है भाई, एकदम कठोर। आप इसको थोड़ा सा लगाओगे तो एकदम टुकड़ा टुकड़े में चूर हो जाता है ना, कुछ इसी प्रकार का ब्रिक का भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में, 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में, ठीक है भाई। बर्निंग कैन बी कैरिड आउट बाई किल्न और क्लैम्प। दो तरह से कर सकते हैं, किल्न तरह में और क्लैम्प में। अब समझते हैं भाई किल्न क्या है। देखो, किल्न एक प्रकार की विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसके अंदर अपन लोग ब्रिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं। अब ये दो तरीके की हो सकती है। पहली क्या है आपका, इंटरमिटेंट किल्न, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस किल्न। इंटरमिटेंट किल्न क्या होती है, इंटरमिटेंट किल्न ऐसी किल्न है कि आपको, जैसे एक किल्न है, इसके अंदर आपने क्या किया, ब्रिक्स को ब्रिक को भर दिया, ईंधन डाल दिया। अब जब तक ये ब्रिक पक के ना निकल जाएगी तब तक आप दूसरी ब्रिक इसके अंदर नहीं डाल सकते हो। ऐसी किल्न को क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट किल्न। कंटिन्यूअस किल्न के अंदर क्या होता है कि भाई एक बार ब्रिक आपने भर दी, एक मतलब इसमें कई सारे कक्ष होते हैं, एक कक्ष में आपने ब्रिक भर दिया, वहाँ पे बर्न हो रहा है। दूसरे में क्या कर रहे हो आप, दूसरे से आप अनलोडिंग कर रहे हो। तीसरे में आप क्या कर रहे हो, तीसरे के अंदर आप ब्रिक को लगा रहे हो। चौथे में क्या कर रहे हो, चौथे खाली है, मतलब चौथे में बर्निंग हो रही है। तो ऐसे करके मतलब
लगातार चलती रहती है, बर्निंग भी होती रहती है, वहाँ से लोडिंग भी हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, ये प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूअस किल्न। ठीक है, तो अब इंटरमीडिएट किल्न भी दो प्रकार से होती है, कौन कौन सी, एक होती है अप ड्रॉट किल्न और दूसरी होती है डाउन ड्रॉट किल्न। ठीक है, अप ड्रॉट किल्न और डाउन ड्रॉट किल्न, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। देखो दोस्तों, अप ड्रॉट किल्न किस नहीं होती है, एक विशेष प्रकार का कक्ष होता है जिसमें दो मेन गेट होते हैं। ठीक है, एक से अपन इंटर करके ब्रिक को जमाते हैं, दूसरे से इसकी अनलोडिंग होती है, मतलब यहाँ से अपन करते हैं लोडिंग और यहाँ से करते हैं अनलोडिंग। ठीक है, और इसमें कई सारे फ्लू चैनल्स लगे होते हैं। फ्लू चैनल कुछ नहीं, जब इसके अंदर, चूंकि ये चारों तरफ एक कमरे टाइप का होता है, तो इसके अंदर जब भी अपन ईंधन को चलाएंगे तो गैस बनती है। ठीक है, और वो इन फ्लू चैनल के माध्यम से इनकी दीवारों पर जाती है और ऊपर से फिर एक बार इन पर, इस ब्रिक पर प्रेशर लगाती है, प्रेशर बोल सकते नहीं, प्रेशर नहीं बोलेंगे बेसिकली, ऊपर इन पर हवा, मतलब एक गर्म हवा का झोंका इन ब्रिक पर लगता है, जिससे ब्रिक अच्छी तरह से चारों तरफ से पक जाती है। ठीक है, ऐसी प्रोसेस समझ सकते हो आप। तो इस प्रकार से एक जुगाड़ होता है इसके अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसके अंदर कैसा क्या सिस्टम होता है। तो 2 से 3 कोर्सेज में अपन विड्थ में, जैसे मैं पास देख सकते हो 3 कोर्सेज में रखी हुई हैं। कोर्सेज मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 कोर्सेज हो गई। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, 1 कोर्सेज, 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, ऐसे ब्रिक रख दी। लंबाई में कितनी रखनी है, विड्थ में। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात। और अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो ऐसे 6 से 8 ब्रिक रखते हैं अपन, और हाइट भी 6 से 8 ब्रिक तक इसकी रखी जाती है। और बीच में अपन 2 कोर्सेज के बीच में अपन ईंधन भर देते हैं। ठीक है, 2 कोर्सेज के बीच में आपने ईंधन भर देते हो। ओके, और इसके बाद आप चालू कर देते हो। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसके अंदर जो रूफ होती है, चूँकि चारों तरफ कमरा हो गया, 2 मेन डोर हो गई, अब इसमें जो रूफ होती है वो परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, और फिर और जैसे हम लोग को जब इसको ठंडा करना होता है इसको, तो ये फ्लो चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जो इसके अंदर गैस बनती है वो बाहर निकलती रहती है और ये आराम से ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है इसके अंदर की। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है किसकी, डाउन ड्रॉट किल्न की। ठीक है, डाउन ड्रॉट किल्न की, देखो डाउन ड्रॉट किल्न भी सिमिलर होता है अब ड्रॉट किल्न की ही तरह है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि जो इसके अंदर ट्रस बना होता है, जो इसके रूप बना होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट होता है। ओके, ठीक है, ओके, डाउन ड्रॉट किल्न के अंदर जो रूफ होता है परमानेंट होता है और अटैच होता है किससे, वॉल से, और वॉल से अटैच होते हुए किससे अटैच होता है, आपकी फ्लो चैनल से अटैच होता है। मतलब यहाँ से जो दीवारों में फ्लो चैनल्स है वहाँ से गैस निकलेगी और कहाँ जाएगी, आपकी छत में, और छत से ऊपर से फिर गैस प्रेशर लगाएगी किसके अंदर, ब्रिक के अंदर, तो ब्रिक चारों तरफ से उसको गर्म गैसों का झोंका मिलेगा और वो जल्दी पक जाएगी। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी सारा कुछ प्रोसेस आपकी अप ड्रॉट किल्न की जैसे ही होती है। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस किल्न की। देखो दोस्तों, कंटिन्यूअस किल्न क्या होती है, सप्लाई ऑफ ब्रिक कंटिन्यूअसली ऑल ऑपरेशंस, मतलब सभी जो भी ऑपरेशन होते हैं ब्रिक की बर्निंग के दौरान वो लगातार होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होती है, लोडिंग होगी, फिर बर्निंग होगी, फिर इसके बाद कूलिंग होगी, देन अनलोडिंग होगी। ठीक है, तो ये जो चारों प्रोसेस होती है कंटिन्यूअस किल्न में लगातार चलती रहती है, एक साथ चलती रहती है। जैसे 4 कक्ष हो गए, चारों एक में तो बर्निंग हो रही है, दूसरे में आप लोडिंग कर रहे हो, तीसरे के अंदर अनलोडिंग हो रही है, चौथी के अंदर कूलिंग हो रही है। ऐसा करके चारों प्रोसेस लगातार साथ में चलती रहती है, ऐसे की बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस किल्न। अच्छा, एक चीज़ और होती है बुल ट्रेंच। ठीक है, बुल ट्रेंच अपने जनरली इंडिया में यूज़ किया जाता है, जिसको भट्ठा बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भट्ठा बोलते हैं। अभी किसी भी शेप का हो सकता है, तो रेबल होगा। ठीक है, या किसी भी शेप का हो सकता है। इसको अपन जनरली क्या करते हैं, जमीन में ऐसे करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर नीचे ईंधन बिछा देते हैं, फिर इसके ऊपर ब्रिक रखते हैं, फिर ईंधन बिछाते हैं, फिर ब्रिक रखते हैं, ऐसा करके लेयर बाय लेयर करते हैं। फिर इसको पूरी तरह से मिट्टी से ढक देते हैं। ठीक है, मिट्टी से इसकी पूरी तरह छपाई कर दी जाती है। ठीक है, मिट्टी से छपाई करने के बाद इसमें आग लगा दी जाती है और काफ़ी टाइम तक पकता रहता है। इसके अंदर घाटा ये कि जो इसके अंदर आग होती है अनकंट्रोल्ड होती है, एक बार लग गई तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन किल्न के अंदर क्या है कि आप फ्लो चैनल्स को ओपन कर दो तो अपन ब्रिक को के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई टेम्परेचर कंट्रोलिंग नहीं होती। ठीक है, एक बार आपने आग डाल दी, फिर वो अपने हिसाब से पकेगा, जो जैसे उसको पकना होगा। तो इस प्रकार से इंडिया में यूज़ की जाती है, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई है। लेकिन किल्न वगैरह बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े कंस्ट्रक्शनलिस्ट इसका यूज़ करते हैं। चलो भाई, आगे बात। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पास से क्या, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का टेस्ट अपन ब्रिक को करेंगे, तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात किसकी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, एक ब्रिक को लेते हैं। ठीक है, ब्रिक को लेते हैं, ब्रिक के अंदर क्या करते हैं, 1 by 1 का मोर्टार बनाते हैं, मतलब एक तगाड़ी सीमेंट और एक तगाड़ी रेता, 1 by 1 रेशियो में अपन सीमेंट और रेते सैंड को मिलाते हैं। और क्या करते हैं, जो यहाँ पास फ्रॉग होता है, जो इसका इंडेंट मार्क होता है, उसको फिल कर देते हैं। फिल करने के पश्चात इसको कुछ दिन पानी वानी में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं यूटीएम के अंदर। यूटीएम मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर क्या करते हैं, जो प्लंजर वाला साइड होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म होता है, ऊपर से एक लोड लगाने वाली होती है, जिसके अंदर जितने पर वो फेल होता है उसके अपन रीडिंग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब इसके अंदर क्या करते हैं, प्लंजर साइड, ऊपर प्लंजर होता है, प्लंजर साइड रखेंगे अपन फ्रॉग वाला पार्ट। ठीक
ठीक है, ऐसे ब्लॉक वाला पार्ट, और फिर इस पर लोडिंग लगाते हैं। लोडिंग की जो रेट होती है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर की दर से अपन इसके अंदर लोडिंग लगाते हैं, और जिस लोड पर ये ब्रिक आपका फेल हो जाता है उस लोड को नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये फेलियर लोड आउट ऑफ एरिया, एरिया मतलब जिस पर लोड लगा रहा है, जितने एरिया पर आप लोड लगा रहे थे उसको आप डिवाइड कर दोगे तो जो मिलेगी उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछता है इस वहाँ से मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, लोडिंग किस रेट से लगाते हैं, और जो मोटार भरा गया है वो किस, उसका रेशियो कितना है। बस यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं पर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। देखो यार, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है, 2 तरीके से अपन करते हैं। पहली चीज़ तो कि 24 आवर ब्रिक को आप डुबा के रखो पानी के अंदर, इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर डुबा के रखो, और दूसरा 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर टेस्ट, ठीक है। देखो 24 आवर्स इमरजेंसी इन कोल्ड वाटर, तो 24 आवर्स पानी में डुबा के रखने में क्या कर, सबसे पहले ब्रिक को एक लेते हैं, ब्रिक को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है, 115 पे गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात इसका वेट ले लो, W1 ले लिया वेट, इसके बाद फिर इसको क्या करो 24 घंटे के लिए पानी में डुबा के रख दो ठंडे पानी में, फिर इसका वेट ले लो W2। अब इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा क्या, W2 माइनस W1 आउट ऑफ W1, ठीक है, आउट ऑफ W1, तो जितना आएगा इसका क्या हो जाएगा इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है किसके अंदर, अच्छा ये फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब बात करते हैं 5 आवर्स बॉइलिंग टेस्ट की, ठीक है, 5 आवर्स बॉइलिंग टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं कि अपन लाते हैं सबसे पहले ब्रिक को, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, ब्रिक को लाते हैं, वही 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए, उसका वेट ले लिए, फिर क्या करते हैं इसको 5 आवर्स तक बॉइलिंग के लिए रख देते हैं। बॉइलिंग मतलब पानी में डाल करके गर्म करते हैं, पानी को बॉइल करने के लिए छोड़ देते हैं, और उसका वेट ले लेते हैं। मान लो वेट है W3, तो जो इसका वेट होगा टोटल W3 माइनस W1 आउट ऑफ W1 इंटू 100, तो ये हो गया आपका क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, अब यहाँ से के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सेचुरेशन रेशियो क्या है, सेचुरेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन बाय 24 आवर्स डिवाइडेड बाय वाटर एब्जॉर्प्शन बाय 5 बॉइलिंग, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब हुआ 24 आवर्स में बटे भाई वाटर एब्जॉर्प्शन बाय 5 घंटे बॉइलिंग करने के पश्चात, ठीक, इन दोनों का रेशियो होता है कि आपका सेचुरेशन कोएफिशिएंट, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब बात करते हैं एफ्लोरेंस टेस्ट की। देखो एफ्लोरेंस टेस्ट क्या होता है, एक एफ्लोरेंस कुछ नहीं होता, पानी को अगर कुछ टाइम तक रख देते तो उसके अंदर जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उसी को अपन एफ्लोरेंस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक ग्लास की डिस्क लेते हैं, उसके अंदर पानी, उसकी जो साइज होती है, साइज पूछता है इंपॉर्टेंट साइज है क्या, 180 इंटू 40 mm की, ठीक है। ओके 180 इंटू 40 mm की एक ग्लास डिस्क होती है जिसके अंदर अपन 25 mm तक पानी भर देते हैं, ठीक है। 25 mm पानी भर दिए, इसके अंदर ईंट को रख देते हैं ऐसे, ठीक है, ईंट को रख देते हैं। अब ईंट को रखने के पश्चात कुछ टाइम तक 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर निकाल के देखते हैं इसके नीचे वाली लेयर में क्या दाग धब्बे पड़े हैं, वाइट पैचेज पड़ी हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से अगर जितनी आपको वाइट पैचेज इसके हिसाब से अपन एनालिसिस कर लेते हैं। अगर नहीं है, नील है मतलब नो पैचेज, स्लाइड होते हैं मतलब लेस देन 10%, मॉडरेट है मतलब 10 से 50, हैवी है मतलब ग्रेटर देन 50, और अगर आपका सीरियस है तो फिर वाइट पैच स्पंजी पाउडर, ठीक है, वाइट स्पंजी पाउडर प्रेजेंट है उसके अंदर। ऐसे आप इसका अपन आंकड़ा लगा लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, बस इसके डिस्क की साइज याद रखनी है आपको, ओके, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, और कुछ नहीं। और टेस्ट का नाम याद रखना है, और कितने डिग्री पर कितने सेंटीमीटर तक पानी भरते हैं, कितने mm तक याद रखना है। ओके, आगे याद रखते हैं कि अपन ब्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पास। तो देखो यार, सबसे पहले तो ओवर बर्निंग, ठीक है, ओवर बर्निंग मतलब जिसको अपन झामा ब्रिक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पक जाती है ब्रिक तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर होता है कि एक्चुअली सिल्का मेल्ट हो जाता है, जिसके अंदर सिल्का ना इतना ज़्यादा गर्म कर दिया कि जो सिल्का वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, ठीक है। हेंस ब्रिक क्या हो जाती है, ब्रिक इसके आपकी डिस्टॉर्ट हो जाती है, तिरछी मिर्ची हो जाती है, कोई मतलब का नहीं रहता है, ठीक है। इस प्रकार की ब्रिक को बोलते हैं ओवर बर्निंग ब्रिक। एक होती है अंडर बर्निंग ब्रिक, अंडर बर्निंग मतलब कि पकी नहीं, कच्ची रह जाती है, देखो जल जाती है, काली काली रह जाती है, ऐसे ब्रिक की स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लोटिंग, ये पूछा जाता है पेपर में। ब्लोटिंग क्या होती है, ड्यू टू कार्बोनेशियस मैटर, कार्बन के मैटर के प्रेजेंट होने के कारण, एंड सल्फर स्पंजी मास प्रेजेंट, ठीक है, इन ब्रिक। देखो ये जो ब्लोटिंग की जो समस्या है या डिफेक्ट है ब्रिक के अंदर, ये किसके कारण प्रेजेंट होती है, कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर मैटर के कारण, ठीक है। तो इनके कारण जो होती है इनको बोलते हैं अपन ब्लोटिंग। अगली बात कर लेते हैं ब्लैक कोर। देखो ब्लैक कोर ब्रिक में देखते हो ब्लैक जो कोर्स आ जाती हैं आफ्टर बर्निंग, तो ये किसके कारण आती हैं, तो ये आती हैं बिटुमिन मैटर के कारण और कार्बन कंटेंट कारण। अगर उस मिट्टी के अंदर आपका बिटुमिन मटेरियल प्रेजेंट है या कार्बन मटेरियल प्रेजेंट है तो उसके कारण एक ब्लैक कोर आ जाता है। ब्लैक कोर मतलब काला काला धब्बा आ जाता है जिसको बोलते हैं ब्लैक कोर। इसके बाद आती है एक एफ्लोरेंसेस, ठीक है, एफ्लोरेंसेस के कारण प्रेजेंट होता है। एफ्लोरेंसेस मतलब वही कि उसमें व्हाइट पैचेज आ जाती हैं, तो ये किसके कारण होता है, ड्यू टू एल्कलीज के कारण। एल्कलीज मतलब क्षारीय तत्व के कारण, जैसे Na2O हो गया, K2O हो गया, इनके कारण इसमें व्हाइट पैचेज आ जाते हैं। एक लास्ट वाला आपका चप्स। देखो चप्स क्या होता है आपका, अगर एकदम पूरी तरह से आपकी गर्म ब्रिक है, ठीक है, अभी अभी पक्का आप निकाली, अब इसके ऊपर क्या आ जाए, रेन वाटर पड़ जाए, ठीक है, वर्षा का पानी पड़ जाए, तो ये ब्रिक क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। इस
इस डिफेक्ट को बोलते हैं अपन क्या, चप्स। ठीक है, याद रखना है आपको, चप्स यही होती है। अब एक कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक्स होती हैं आपकी, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक होती हैं। कौन कौन सी भाई ये, तो सबसे पहले आपकी हाई बर्न्ट ब्रिक, हाई बर्न्ट ब्रिक। अब ये हाई बर्न्ट ब्रिक, इनको झामा ब्रिक भी बोलते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी कितनी होती है, 40 MPa होती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 10% होता है, और इनकी जो बल्क डेंसिटी होती है, डेंसिटी कितनी होती है, 2500 kg/m3। ठीक है, और हाँ एक चीज़ इनके अंदर खासियत है कि भाई जिनके अंदर एफ्लोरेंसेस होता है वो नील होता है, मतलब इसके अंदर जो भी वाइट पैचेज वगैरह आपको नहीं आती। रीजन ये कि बहुत ज़्यादा पक गई होती हैं, ठीक है, तो जो इनके अंदर एल्कली मास्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो जिस कारण इसके अंदर वाइट पैचेज वगैरह नहीं आती हैं। ठीक है भाई, बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक। अब इसके क्या होता है, बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक का मतलब ये होता है कि ब्रिक के अंदर अपन कुछ कुछ होल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे आपने ब्रिक ली, ठीक है, अब ब्रिक के अंदर ऐसे 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 करके आपने देखा होगा ना, ऐसे कुछ कुछ होल रहती हैं। अब ये होल किस लिए बनाई जाती है, साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं, साउंड इंसुलेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे ब्रिक का यूज करा जाता है, या लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे ब्रिक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो होल है या तो आप इसको वर्टिकली बना सकते हो या हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके दोस्त, और ये जो परफोरेशन होता है टोटल ब्रिक एरिया का कितने 30 से 40% तक हो सकता है, मतलब जो ब्रिक के अंदर होल्स होते हैं टोटल ब्रिक के एरिया का 30 से 40% तक हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी कितनी होती है, तो इनकी होती है 7 Nm/mm² तक। याद रखने की भाई परफोरेटेड ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, तो 7 Nm/mm²। ओके, अब बात आती है किसकी, एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक की। ठीक है, जो एसिड मतलब अम्ल को रजिस्ट करने वाली ब्रिक की। ठीक, इनका यूज बेसिकली ऐसे ब्रिक का यूज कहाँ किया जाता है, ऐसे ब्रिक का यूज किया जाता है आपको सीवर लाइन्स बनाने में। जैसे आप लोग जानते हो भाई सीवर लाइन के अंदर काफ़ी मात्रा में आपका अम्ल या एसिड मटेरियल, एसिड गैसें, एसिडिक गैसें रिलीज होती हैं जो कि आपकी जो सरफेस की दीवारें हैं उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ऐसे मतलब सीवर्स को बनाने के लिए किनका यूज़ किए जाते हैं, एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक का। ठीक है, इनकी कुछ खासियत होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक और एक होती है सेकंड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो ग्रेटर देन 2% होता है, और जो सेकंड क्लास है वो ग्रेटर देन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2% होता है, और इसके अंदर क्या होता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%, मतलब ये 2% से ज़्यादा का वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंदर, और दूसरे वाले के अंदर 4% से ज़्यादा नहीं होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी 7 होती है, मैंने फर्स्ट क्लास की 7 होती है, और दूसरे वाली कितनी होती है, 5 होती है। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है, एक होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, ये लास्ट ब्रिक है आपकी, कौन सी, रिफ्रैक्टरी ब्रिक। ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होती है, इसमें आपके कंस्टिट्यूएंट से क्या क्या होते हैं, सिलिका आपका 55 से लेकर के 75 तक होता है आपका सिलिका, और आपका एल्यूमिनियम 25 टू लेकर के 35 तक। ऐसी ब्रिक को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्टरी ब्रिक। ओके, और एक चीज़ है कि ये जो ब्रिक होती है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकती हैं, इसलिए इनका जो यूज होता है अपन फैक्ट्रीज वगैरह बनाने में या भट्ठे वगैरह बनाने में, जो फैक्ट्रीज के उनका वहाँ किया जाता है किनके, इन ब्रिक का। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका ब्रिक पोर्शन। ब्रिक पोर्शन के अंदर ये कॉन्सेप्ट थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कहाँ पे कमी रह रही है, आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाया करो, ताकि उससे मैं अगले लेक्चर सुधार करके आपको एक अच्छा सा शानदार सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि अभी जो इसके बाद और भी लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, जस्ट अभी तो वेट करिएगा, इसके 1 या 2 घंटे के बाद दूसरा लेक्चर आएगा जो कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर होगा। मतलब ब्रिक्स टॉपिक से रिलेटेड आज तक SSC JEE के अंदर 2004 से लेकर 2018 तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे विद कॉन्सेप्ट के साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट में पकड़ है वो शानदार तरीके से और हो सके, और एक आप कॉन्फिडेंट फील कर सको। ओके दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दिल से लाइक करके जाना, और हाँ लगा कैसा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।